बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारा सब टॉपिक द इंटरनेट कंटिन्यू है और आज के लेक्चर में हमने टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंटरनेट को डिस्कस करना है। इंटरनेट में बहुत सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, तो आइए इनको वन बाय वन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है वेबसाइट। डियर स्टूडेंट्स, हम ये लास्ट लेक्चर में भी इस स्लाइड को डिस्कस कर चुके हैं। वंस अगेन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को कहा जाता है। हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। वेबसाइट की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हमें न्यूज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन देती हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव होती हैं, नॉलेज बेस्ड होती हैं, कुछ एजुकेशन बेस्ड होती हैं, कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो हमें मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। सो हर वेबसाइट के जो कंटेंट्स हैं वो दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं और इन वेबसाइट्स को कैटेगराइज किया गया है। एजुकेशनल बहुत सी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारी एंटरटेनमेंट के हवाले से वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ और स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत सी वेबसाइट्स हैं। सो उस वेबसाइट के कंटेंट्स हमें ये बताते हैं कि इस वेबसाइट में किस तरह का मटेरियल जो मौजूद है। वेबसाइट मस्ट बी स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर टू बी एक्सेसिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वेबसाइट लाजमी तौर पर वेब सर्वर पर स्टोर होनी चाहिए अगर हम उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस करना चाहते हैं। वो वेबसाइट जो वेब सर्वर पर नहीं है, हम उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस नहीं कर सकेंगे। किसी भी वेबसाइट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको होम पेज का नाम दिया जाता है। इट इज सिमिलर टू अ बुक कवर। लाइक जिस तरह से एक बुक का कवर होता है, उस बुक का एक टेबल होता है, बिल्कुल स्टार्ट पर मौजूद होता है और वहां से हम आइडिया लगाते हैं कि इस बुक में ये इंफॉर्मेशन मुझे किस पेज पर मिलेगी। सो वैसे ही जो वेबसाइट होती है उसका एक स्टार्टअप पेज होता है जिसको होम पेज का नाम दिया जाता है और जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो होम पेज ओपन होता है और हम अपनी इंफॉर्मेशन जो वो उस होम पेज पर जो वो फाइंड आउट करते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पर मिलेगी। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट्स पर्पस एंड कंटेंट्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हाइपरलिंक आ जाता है। हाइपरलिंक एक्चुअली एक क्लिकेबल पार्ट है। टेक्स्ट का भी हो सकता है, ये ग्राफिक्स का भी हो सकता है जो कि हमें वेब पेज पे मिलता है। आपने अक्सर जब किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको इस तरह से कोई कंटेंट्स लिखे हुए मिलते हैं। जो ही आप माउस पॉइंटर वहां पर लाते हैं तो ये एक हैंड साइन बन जाता है। इसको हाइपरलिंक का नाम दिया जाता है। यानी ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि किसी न किसी वेब पेज के साथ इंटरलिंक्ड है और ये क्लिकेबल होता है। जब आप हैंड साइन यहाँ पर लाते हैं तो ये अंडरलाइन हो जाता है। इट मीन कि ये क्लिकेबल लिंक यानी कि हाइपरलिंक है। जब यूजर इस पे क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। आप एक उसी पेज के सेम पेज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आप मूव कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि उस पूरी वेबसाइट के अंदर एक पेज से दूसरे पेज पर मूव हो सकते हैं, या आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के किसी पेज पर मूव हो सकते हैं, या आप किसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप किसी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, किसी वीडियो को लॉन्च कर सकते हैं, या आप किसी साउंड को प्ले कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वेबसाइट में ये जो हाइपरलिंक है वो किस पर्पस के लिए दिया गया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इमेज मैप आ जाता है। इमेज मैप भी एक क्लिकेबल इमेज है जिसमें कि हम उसके डिफरेंट रीजन्स को जो वो डिवाइड कर देते हैं कि जब इस रीजन पर क्लिक होगा तो ये यूआरएल जो वो एग्जीक्यूट किया जाएगा,
यहाँ पर क्लिक करेगा यूजर तो ये वाला यूजर को यूआरएल जो वो रन कर दिया जाएगा। तो ये जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं इनको हॉटस्पॉट का नाम दिया जाता है। हर रीजन में एक जो इमेज मैप है वो किसी ना किसी यूआरएल के साथ इंटरलिंक्ड होता है। सो जब यूजर उस पार्ट पे क्लिक करता है तो उससे रिलेटेड जो वेब पेज है वो डिस्प्ले कर दिया जाता है। इट लोड डिफरेंट वेब पेजेस व्हेन यूजर क्लिक इट्स डिफरेंट पार्ट्स। ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखें, ये रिकॉर्डिंग का साइन है, ये स्टॉप का साइन है और ये प्ले का साइन है। So for example, the following image contain the three shapes. Each shape of the image can be used as a separate hyperlink. तो जब यूजर रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेगा तो जो रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन है उसको इनिशियलाइज किया जाएगा। स्टॉप के बटन पे क्लिक करेगा तो जो रिकॉर्डिंग परफॉर्म की जा रही है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, और जब प्ले के बटन पे क्लिक करेगा तो वो रिकॉर्डिंग प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो एक्चुअली है तो ये एक इमेज, लेकिन इस इमेज के जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनको डिफरेंट हाइपरलिंक्स के साथ इंटरलिंक कर दिया जाता है। इसको इमेज मैप का नाम दिया जाता है। इस तरह के इमेजेस आपने बहुत से इंटरनेट पर देखे होंगे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जो लगा दिए जाते हैं कि आप उस स्पेसिफिक रीजन पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक डिफरेंट पेज जो है वो आपको दिया जाता है जिस पर उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास फ्रेम आ जाते हैं। फ्रेम एक्चुअली वेब पेज को डिवाइड करने का एक वे है कि अगर हम अपनी एक स्क्रीन पर एक वेब पेज को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं तो फिर हम फ्रेम को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये स्क्रीन है वेब ब्राउजर की, तो ये जो इतना पोर्शन है यहाँ पर मैं एक वेब पेज ओपन करना चाहता हूँ, ये दूसरा पोर्शन है यहाँ दूसरा पेज ओपन करना चाहता हूँ, ये तीसरा पोर्शन है मैं यहाँ एक थर्ड पेज ओपन करना चाहता हूँ, ये फोर्थ फ्रेम है यहाँ एक और वेब पेज जो वो ओपन करना चाहता हूँ। तो जब हम अपनी स्क्रीन के डिफरेंट पोर्शंस को डिवाइड कर देते हैं और हर पोर्शन में एक डिफरेंट पेज को जो वो ओपन करना चाहते हैं तो फिर हम फ्रेम टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये डिफरेंट जो वो हमारे पास लिंक्स दिए हुए हैं और हम इन लिंक्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो के अंदर हमारे कंटेंट्स ओपन होने की बजाय इस फ्रेम के अंदर ओपन हो जाते हैं। सो ये भी जो वो हमारे पास जो वो वर्किंग पॉसिबल होती है कि हम फ्रेम्स को यूज करते हुए इस तरह भी अपने वेब पेजेस को ट्रीट कर सकते हैं। डिफरेंट वेब पेजेस कैन बी डिस्प्लेड इन ईच पार्ट, यानी हर पार्ट में मुख्तलिफ वेब पेज जो वो डिस्प्ले किया जा सकता है। अगर हम फ्रेम नहीं बनाएंगे तो फिर तो एक स्क्रीन पर एक ही पेज जो वो डिस्प्ले होगा, लेकिन फ्रेम बनाने से डिफरेंट पेजेस डिफरेंट पोर्शंस के अंदर हम डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद टेबल्स आ जाते हैं। टेबल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि रो एंड कॉलम्स का जो सेट होता है उसको टेबल का नाम दिया जाता है, और जो डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म के अंदर जो वो वेब पेजेस पे डिस्प्ले किया जा सकता है। ये एक टेबल बनाया गया है जिसके अंदर वर्टिकल जो पोर्शन है उसको कॉलम कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल जो पोर्शन है उसको रोज कहा जाता है। उसके बाद HTTP क्या होता है जी? HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ये एक कॉमन प्रोटोकॉल है जो कि वेब पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वर्किंग रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल के तौर पर जो इस्तेमाल होती है और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो HTTP है ये क्लाइंट प्रोग्राम जो वो एक एंड पे जो वो रिक्वायर करता है और दूसरे एंड पे HTTP सर्वर का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे जो वेब ब्राउजर है, आप लाइक जिस तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर है या जो गूगल क्रोम है, आप उसको एज ए क्लाइंट के तौर पर जो इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि लोकल कंप्यूटर पर जो वो इस्तेमाल किया जाता है, और जो होस्टिंग कंप्यूटर है उसको एज ए सर्वर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सो जो क्लाइंट है वो HTTP रिक्वेस्ट सबमिट करता है
और वो हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास वो भेज दी जाती है। जब सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाती है तो वो उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है जो कि क्लाइंट को दोबारा से वापस भेजा जाता है। सो ये जो रिस्पॉन्स होता है इसमें हमारी उस इंफॉर्मेशन का स्टेटस होता है कि जो हमने रिक्वायर की थी उस वेब ब्राउजर को यूज करते हुए, और उस वेबसाइट के जो भी कंटेंट्स होते हैं वो हमारे वेब ब्राउजर में डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। HTTP प्रोटोकॉल बेसिकली कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, उसके लिए HTTP प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। ये जो डायग्राम है इसमें देखें, हम जब भी कोई एड्रेस लिखते हैं तो हम एड्रेस बार पे जब हम एड्रेस लिखते हैं तो उस एड्रेस से पहले ये HTTPS लिखा हुआ होता है। आप HTTP कर लें या HTTPS कर लें, बेसिकली HTTP से मुराद हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और HTTPS जो लगा हुआ है ये सिक्योर का लगा हुआ है कि जो HTTP का जो कनेक्शन है ये सिक्योर है। उसके बाद HTML आ जाता है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं, और इन मार्कअप टैग्स को यूज करते हुए हम अपना टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो या वीडियो या जो भी एनिमेशन है वो हम वेब पेजेस पर डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस तरह से डिस्प्ले की जाएगी। मार्कअप लैंग्वेज एक्चुअली टैग्स को यूज करती है, या आप इनको मार्कअप्स भी कह सकते हैं, जो कि ये हमारे कंटेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं कि वो वेब पेज पे वेब ब्राउजर के अंदर किस तरह से डिस्प्ले किए जाएंगे। HTML कोड कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। तो जो HTML का जो कोड है वो हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिख सकते हैं। हमारे पास बहुत से जो टेक्स्ट एडिटर्स है, हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर अपना कोड लिख सकते हैं जो कि वेब पेज पे डिस्प्ले किया जाएगा। उसके बाद वेब मास्टर क्या होता है जी? वेब मास्टर एक्चुअली उस पर्सन को कहा जाता है जो कि वेबसाइट को मेंटेन करता है या उसको डेवलप करता है। बेसिकली जो वेब मास्टर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो होल वेबसाइट को अपडेट रखे और उस पर प्रॉपर जो भी वर्किंग पॉसिबल है वो उस पर परफॉर्म करता रहे। कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वेब मास्टर की, वो नेक्स्ट स्लाइड पे जो वो हमें डिफाइन की गई हैं। डिजाइनिंग द वेबसाइट, यानी वेबसाइट को डिजाइन करना वेब मास्टर का काम होता है। वेब पेजेस को क्रिएट और उनको अपडेट करना वेब मास्टर का काम होता है। जो यूजर्स का फीडबैक मिलता है उनको रिप्लाई करना वेब मास्टर का काम होता है। ट्रैफिक को मॉनिटर करते रहना कि ट्रैफिक जो वो प्रॉपरली इन और आउट हो रही है वेबसाइट पर, ये भी वेब मास्टर का काम है। और ensuring that the web server hardware and software are operating accurately, कि जितने भी जिस वेब सर्वर पे हमारी वेबसाइट स्टोर है या उसके साथ जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो प्रॉपरली जो वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये वेब मास्टर की होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास डोमेन नेम आ जाता है। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम इज अ टेक्स्ट बेस्ड नेम that corresponds to the IP address of a server that hosts a website। यानी जितने भी हमारे पास वेब सर्वर्स हैं, हर वेब सर्वर का एक IP एड्रेस होता है। तो जब वेबसाइट को उस सर्वर पे जो वो स्टोर किया जाता है तो उस वेबसाइट को भी एक IP एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। तो ये जो IP एड्रेस होता है एक्चुअली ये नंबर्स की फॉर्म के अंदर होता है और हम इसको याद नहीं रख सकते। ये 4 ऑक्टेट्स के अंदर जो ये एड्रेस दिया जाता है और इस एड्रेस को लर्न करना मुश्किल होता है क्योंकि ये नंबर्स की फॉर्म में होता है। हो सकता है 123.125.63.96 इस तरह करके किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस हो, और जितनी वेबसाइट्स होंगी हर एक का डिफरेंट IP एड्रेस होगा।
सो ये जो आईपी एड्रेसेस हैं इनको याद करना मुश्किल होता है, तो इनके अगेंस्ट जो उनका टेक्स्ट वर्जन होता है, यानी हर आईपी एड्रेस के अगेंस्ट एक टेक्स्ट बेस्ड नेम असाइन किया जाता है जिसको डोमेन नेम कहा जाता है। डोमेन नेम इज अ पार्ट ऑफ अ वेब एड्रेस, यानी ये हमारे उस वेब एड्रेस का हिस्सा है जो कि हम वेब ब्राउजर के अंदर टाइप करते हैं किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। जैसे ये देखें कि इसमें ये जो HTTPS है ये तो प्रोटोकॉल है, हमने इसको पढ़ लिया, और ये जो आगे लिखा हुआ है www.domainname.com, एक्चुअली ये जो यहाँ पर हम लिखते हैं ये क्या होता है, ये डोमेन नेम होता है www के बाद, यानी ये जो www है ये तो वर्ल्ड वाइड वेब है, फिर उसके बाद हम डोमेन नेम एंटर करते हैं और उसके बाद कॉम यानी कि उस डोमेन की टाइप बताते हैं कि ये डोमेन किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ google.com, तो इसका क्या मतलब होगा www.google.com। तो ये जो google.com है, गूगल एक्चुअली क्या है, ये डोमेन नेम है, और कॉम जो है ये इसको टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इस डोमेन को या इस वेब सर्वर को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास टॉप लेवल डोमेन्स है ये बहुत सारी हैं, एक्चुअली इनको कैटेगराइज किया गया है कि किस डोमेन को किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स उनके पर्पसेस लिखे हुए हैं। कॉम जो है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, EDU एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, GOV गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज किया जाता है, नेटवर्किंग प्रोवाइडर्स के लिए यूज किया जाता है, ORG नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज किया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज किया जाता है, जो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स होती हैं उनके साथ जो वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेम ये इंडिविजुअल्स या जो फैमिलीज होती हैं वो जो वो इसको इस्तेमाल करती हैं, और जो प्रो है वो प्रोफेशनल्स जो वेबसाइट्स हैं उनके लिए जो इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो जो डोमेन नेम है वो एक्चुअली उस वेब सर्वर का नाम होता है जहां पर हमारी वेबसाइट स्टोर होती है। उसके बाद URL आ जाते थे। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको कहा जाता है। URL एक्चुअली वेब एड्रेस होता है जो कि हम अपने वेब डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए हम एंटर करते हैं। तो हर वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक जो वो URL होता है। URL आमतौर पर कुछ इस तरह से आपको नजर आता है, जिस तरह से www.google.com, इसमें HTTP प्रोटोकॉल है, www वर्ल्ड वाइड वेब को कहा जाता है, गूगल ये वेब सर्वर है जहां जिसको हम एक्सेस करते हैं, और काम जो है कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अब उसके बाद स्लैश के बाद है सर्विसेज, और उसके बाद index.html लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो वो यहाँ पर बताई गई हैं 1 by 1। HTTP बेसिकली प्रोटोकॉल है जो कि इंफॉर्मेशन जो वो क्लाइंट और सर्वर के बिटवीन जो वो एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। www जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब को जो वो कहा जाता है, और गूगल जो है ये डोमेन नेम है, यानी ये वेब सर्वर का नाम है जिस पर हमारी वेबसाइट स्टोर होती है या जिसको हम एक्सेस करते हैं। और ये जो स्लैश सर्विसेज हैं, बेसिकली ये जो स्लैश है ये इंडिकेट करता है कि इस सर्वर पर, किस सर्वर पे जी, ये जो गूगल का सर्वर है, इस सर्वर पे एक डायरेक्टरी है, एक फोल्डर है, और उस फोल्डर का नाम है सर्विसेज। ठीक है जी। द स्लैश इंडिकेट अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी विद इन अ वेबसाइट, कि वो वेबसाइट जो इस सर्वर पे स्टोर थी, ये जो गूगल के सर्वर पे, क्योंकि हमने ये यहां पर लिखा हुआ है, तो इस सर्वर पे जो डायरेक्टरी है उसका नाम है सर्विसेज, और उस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है index.html जो कि हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो फोल्डर है, directories are like the folders on the computer and help to organize the web page on the website। तो जितनी ज्यादा बड़ी वेबसाइट होगी उतना ज्यादा वहां पर डेटा होगा, और उतना ज्यादा वहां पर फोल्डर्स या डायरेक्टरीज को क्रिएट किया जाएगा ताकि उस डेटा को हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। सो तमाम इमेजेस
हो सकता है एक इमेज के फोल्डर के अंदर हो और फिर उस इमेज के फोल्डर के अंदर डिफरेंट जो वो कैटेगरीज हो कि इसके अंदर लोगोस रखे गए हैं, इसके अंदर जो फर्दर जो आपने अगर वो एजुकेशनल वेबसाइट है तो हो सकता है कि फैकल्टी के जो पिक्चर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हो, या जो भी वहाँ पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनके हवाले से इमेजेस अलग से जो डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो। सो जितनी भी वहाँ पर हमारी वेबसाइट का जो साइज होगा उस लिहाज से वहाँ पर डायरेक्टरीज जो बनाई जाती हैं ताकि हमारा डाटा जो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो सके। index.html एक्चुअली ये जो html है ये एक्सटेंशन को शो करता है कि ये जो html हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये कि ये जो फाइल है ये html की फाइल है और इस फाइल को जो वेब ब्राउजर के अंदर ओपन किया जाएगा। तो ये जो index.html होता है ये एक्चुअली हमारी डायरेक्ट उस फाइल के साथ जो ये एक्सटेंशन जो वो अटैच होती है, जहां से हमें पता चलता है कि इस वेब सर्वर पर इस डायरेक्टरी के अंदर हम इस फाइल को ओपन करने जा रहे हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आ जाता है कि ISP किसको कहा जाता है। ISP एक्चुअली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कहते हैं। It is sometimes also called internet access providers। इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी इसको कहा जाता है और ये वो कंपनी होती है जो कि हमें इंटरनेट की जो सर्विस है वो होम या बिजनेस यूजर्स को प्रोवाइड करती है। हम इनके साथ जो वो एक पैकेज डील करते हैं, ये मंथली जो वो चार्जेस जो वो हमसे लेते हैं और हम इंटरनेट की सर्विस इस्तेमाल करते हैं। सो डिफरेंट जो वो पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, यूजर जो वो अपने एक्सपेंसेस के लिहाज से जो वो या अपनी नीड के लिहाज से पैकेजेस जो वो डिफाइन करता है इनके साथ और वो पैकेजेस जो वो अवेल करता है। सो यूजर कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड प्लान अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। पेटीसेल है, वर्डकॉल है, वतीन टेलीकॉम है और बहुत सी ISPs हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और ये हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मोबाइल लाइक जिस तरह से ISPs हैं उसी तरह से मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं जो कि वायरलेसली हमें इंटरनेट की सर्विस जो मोबाइल डिवाइसेस पर जो प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का नाम दिया जाता है या इनको वायरलेस डेटा प्रोवाइडर्स का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद वेब सर्वर क्या होता है जी। वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जहां पर हमारा डेटा जो इंटरनेट पर एक्सेसिबल होता है उसको स्टोर किया जाता है। वेब सर्वर जो वो बहुत ज़्यादा फास्टर और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एक आम जो वो कंप्यूटर की निस्बत, क्योंकि इसके साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्यूटर्स ने कनेक्ट होना होता है और यहाँ पर जो मौजूद इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करना होता है। सो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें कहीं भी जो वो मिल सकता है। 24 आवर्स ये सर्वर के साथ, ये जो सर्वर है ये इंटरनेट के साथ जो 24 आवर्स कनेक्टेड रहता है और जो वेबसाइट्स हम इस सर्वर पर स्टोर करते हैं उनको हम वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू जो वो एक्सेस करते हैं। यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी वेब ब्राउजर को यूज करते हुए अगर उसके पास इंटरनेट का कनेक्शन है तो वेब सर्वर पे जो मौजूद डाटा है उसको एक्सेस कर सकता है। इनफैक्ट द डाटा इज स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर। सो ये पता ये चला कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो वेब सर्वर्स पर स्टोर होती है। द वेब सर्वर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं और यूजर जो भी इंफॉर्मेशन जो वो रिक्वायर करते हैं वो वाया वेब सर्वर्स वाया वेब ब्राउजर्स जो इन वेब सर्वर्स पर मौजूद डेटा को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी वेब पब्लिशिंग क्या होती है। वेब पब्लिशिंग से मुराद ये है कि वो डेटा जो कि हम इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं किसी ना किसी वेब सर्वर पे, उसको वेब पब्लिशिंग का नाम दिया जाता है। वेब पब्लिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग कंटेंट्स ऑन द इंटरनेट। अगर आपने एक वेबसाइट डिजाइन की है और आप उसको वेब सर्वर पे जो वो स्टोर कर देते हैं तो इसको वेब पब्लिशिंग का नाम दिया जाएगा। It includes the creating and uploading the website, updating the web pages and posting blogs online. वेब पब्लिशिंग में वेबसाइट को अपलोड करना, उसके जो वेब पेजेस हैं उनको अपडेट करना या जो ब्लॉग्स हैं उन पर डेटा पोस्ट करना, इसका काम होता है। ये सारा कुछ वेब पब्लिशिंग में आ जाता है।
The published contents may include the text, images, video and other type of media. So इसके अंदर वो सारी जो आइटम्स हो सकती हैं जो कि हमारे वेब पेज से बिलोंग करती हैं। ब्लॉग क्या होता है जी? ब्लॉग एक डिस्कशन या इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे जो वो पब्लिश की जाती है, और आमतौर पर इसका जो स्टाइल होता है, जो इसकी फॉर्मेटिंग होती है, वो लाइक एक डायरी स्टाइल टेक्स्ट एंट्रीज होती हैं। एक जो वो कमेंट्स के लिए बॉक्स बनाया जाता है, जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो उस बॉक्स के अंदर अपने व्यूज लिखते हैं, और वो व्यूज जो वो उस वेबसाइट के टॉप पे जो डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। सो पोस्ट आर टिपिकली डिस्प्लेड इन रिवर्स सीक्वेंशियल ऑर्डर। जो पोस्ट करते जाते हैं और वो वहां पर पोस्ट होती चली जाती हैं। सो द मोस्ट रिसेंट पोस्ट अपीयर्स फर्स्ट। जो भी लास्ट टाइम आपने पोस्ट की वो सबसे टॉप पे जो वो आपको नजर आती है। फिर कोई और यूजर पोस्ट वहां पर लिख के कर देता है तो उसकी पोस्ट जो वो टॉप पे आ जाती है। तो इसको ब्लॉग का नाम दिया जाता है, जिसपे हम डिस्कशन या इंफॉर्मेशन जो वो पेस्ट करते हैं। वेब एप्स क्या होती हैं जी? वेब ऐप is a type of software that is accessed with a web browser। यानी ये एक ऐसी जो सॉफ्टवेयर की टाइप है जो कि हम वेब ब्राउजर में जो एक्सेस करते हैं। हमने ये सेकंड चैप्टर में भी जो वेब एप्स को पढ़ा था। मोस्ट वेब एप्स डू नॉट रिक्वायर एनी इंस्टॉलेशन। सो इनकी जो इंस्टॉलेशन है वो लोकल कंप्यूटर पे जरूरी नहीं होती। हम अपने कंप्यूटर में या जो हैंडहेल्ड डिवाइस है उसमें इन एप्लीकेशंस को वाया वेब ब्राउजर एक्सेस करते हैं। सो इन्हें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक्चुअली रिमोट कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर पे जो वो रन होता है, जो कि हमारे लोकल कंप्यूटर के साथ जो वो कनेक्टेड होता है, जो रिमोट कंप्यूटर है वाया इंटरनेट। जो कंप्यूटर रिक्वायर्स अ वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट कनेक्शन टू यूज द वेब एप्लीकेशंस। अगर हमारे पास इंटरनेट ब्राउजर है और इंटरनेट का कनेक्शन है तो हम वेब एप्लीकेशंस को आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद गूफर आ जाते हैं। गूफर एक इंटरनेट एप्लीकेशन है। गूफर मेन्यू बेस्ड सिस्टम है जिसके थ्रू हम इंटरनेट और उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं। ये हमें सर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और वाया इंटरनेट हम अपनी फाइल्स को रिट्रीव करते हैं मेन्यूज को यूज करते हुए। यूं समझ लें कि ये जो इंटरनेट पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको लाइक मेन्यूज की फॉर्मेट के अंदर जो वो ऑर्गेनाइज करता है, और हम उन मेन्यूज को एक्सप्लोर करते हैं अपनी कैटेगरी, अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए कि हमने किस कैटेगरी में अपनी इंफॉर्मेशन जो वो सर्च करनी है। सो इस तरह से हम अपनी उस कैटेगरी पे डायरेक्ट चले जाते हैं जहां पर हमारी वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो इस तरह से हम अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को इजीली इंटरनेट पे एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद इंट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट और इंट्रानेट ये दो कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज हैं। इंट्रानेट इज अ प्राइवेट एंड सिक्योर बिजनेस नेटवर्क। जी, इंट्रानेट किसको कहते हैं? ये एक प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस नेटवर्क होता है जो कि इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए बनाया जाता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो ही उस इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एम्प्लॉय उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसको इंट्रानेट का नाम दिया जाता है। यानी ये एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो वो इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन वो होता इंटरनेट टेक्नोलॉजी बेस्ड है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वेब सर्वर होता है जो कि जिस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा वो यूजर जो वो वाया वेब ब्राउजर उस वेब सर्वर के साथ जो वो कनेक्ट होगा और वहां पर जो मौजूद इंफॉर्मेशन होगी उसको एक्सेस करेगा। द इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। जी बिल्कुल, जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। इट इज डिजाइन टू मीट द इंटरनल नीड। यानी जो इंटरनली उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जरूरियात को सामने रखते हुए इसको अडॉप्ट किया जाता है ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं
वो उसमें रह के काम कर सके। उसके बाद एक्स्ट्रा नेट क्या होता है जी? एक्स्ट्रा नेट एक्चुअली दो इंट्रानेट्स की कलेक्शन को कहा जाता है। जब हम दो इंटरनेट्स को मिला देते हैं तो फिर हम उसको एक्स्ट्रा नेट का नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक डायग्राम है, इसमें एक ये इंटरनेट बना हुआ है, एक ये इंट्रानेट बना हुआ है, और जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो फिर हम इसको एक्स्ट्रा नेट का नाम देंगे। एक्स्ट्रा नेट जो है, इसमें दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के डेटे को एक्सेस कर सकते हैं। Different organizations can use the extranet to share the information of their intranets. An organization can apply the security measures to provide the limited access to the extranet. So हर organization कुछ security measures जो वो apply कर सकती है कि हमारी ये जो information है ये सिर्फ हमारे employees जो वो avail कर सकेंगे, वो देख सकेंगे, दूसरी organization के जो employees हैं वो उसको नहीं देख सकेंगे। तो इस तरह के जो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स होते हैं वो उस पर अप्लाई किए जा सकते हैं और हम अपनी इंफॉर्मेशन को लिमिटेड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपने इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज का हमारा लेक्चर आपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।